सोचो एक नॉर्मल सी रात, तुम सो रहे हो और दुनिया के ऊपर से कुछ ऐसा गिरता है जो दिखाई भी नहीं देता। 2014 की पैरासाइट 1 एक साइफाई हॉरर थ्रिलर है जहां खतरा बाहर से नहीं अंदर से आता है। ये कहानी है शिनिची की, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का जो एक सेकंड में सर्वाइवल मोड में आ जाता है। उसका दुश्मन कोई मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता, बल्कि इंसानों के बीच रहकर उन्हीं जैसा बन के जीता है। यहाँ ट्रस्ट टूटता है, बॉडी और माइंड दोनों का कंट्रोल दांव पे लग जाता है और हर डिसीजन का मतलब हो सकता है जिंदा रहना या खत्म हो जाना। इस फिल्म में हॉरर सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये पूछता है ह्यूमन होना एक्चुअली क्या होता है। जब तुम्हारा अपना ही शरीर तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम किस साइड खड़े रहोगे। आगे जो होने वाला है वो सिंपल नहीं है और जो दुश्मन है वो बिल्कुल सामने होके भी नजर नहीं आता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको सीरियस मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी। So now with that said, let's roll the intro. कहानी की शुरुआत होती है समुंदर के किनारे से, जहां कई क्रीचर्स तैरते हुए शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर उन क्रीचर्स में से छोटे छोटे पैरासाइट्स बाहर निकलने लगते हैं जो पूरे शहर में फैल जाते हैं। कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है। अचानक एक पैरासाइट कमरे में घुस आता है। वो फर्श पर रेंगते हुए उस आदमी के कान तक पहुंचता है और बिना आवाज किए उसके कान के अंदर घुस जाता है। आदमी दर्द से तड़पता है, लेकिन कुछ ही समय में उसका शरीर शांत हो जाता है। ऊपर से देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है शिनिची नाम के एक लड़के पर। वो अपने कमरे में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक और पैरासाइट उसके कमरे में घुस आता है। वो पहले शिनिची के कान में घुसने की कोशिश करता है, मगर ईयरफोन लगे होने की वजह से अंदर नहीं जा पाता। फिर वो उसके नाक तक आता है और वहीं से घुसने की कोशिश करता है। शिनिची को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो फौरन उसे पकड़कर दीवार पर दे मारता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसी समय वो पैरासाइट उछलकर शिनिची के राइट हैंड पर हमला कर देता है और उसकी त्वचा को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। शिनिची ये देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपने हाथ के चारों तरफ केबल बांध देता है ताकि वो पैरासाइट हाथ से आगे ना बढ़ पाए। इतने में उसकी माँ कमरे में आ जाती है। शिनिची घबराकर कहता है, माँ, मेरे हाथ में सांप घुस गया। जब उसकी माँ केबल हटाकर चेक करती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है शिनिची ने कोई बुरा सपना देखा है। शिनिची भी सारी रात बेचैन रहता है। अगली सुबह जब नाश्ते पर आता है तो उसे अपने राइट हैंड में अजीब सी हरकत महसूस होती है, जैसे कोई उसके हाथ के अंदर जिंदा हो। कहानी वापस उसी आदमी पर लौटती है जिसके कान में पैरासाइट घुसा था। वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और अचानक उसका मुंह एक डरावने मॉन्स्टर की तरह चौड़ा खुल जाता है। बीवी कुछ समझ पाती उससे पहले वो उसका पूरा सिर चबा जाता है। अब वो आदमी नहीं, पूरी तरह से पैरासाइट बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिनिची अपनी क्लासमेट सतोमी के साथ स्कूल जा रहा होता है, मगर शिनिची का बर्ताव आज बहुत अजीब होता है और सतोमी उससे दूर हो जाती है। पूरा दिन शिनिची को लगता है कि उसके हाथ में किसी तरह की पावर आ गई है। जब वो घर लौटता है तो वो अपने हाथ को चाकू से काटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंदर से कोई उसे देख रहा है। उसका हाथ अचानक एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है और चाकू पकड़कर उसे रोक देता है। वो क्रिएचर उससे बात करने लगता है और अपना नाम मीगी बताता है। मीगी कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए मुझे काटने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे अलग कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि मीगी शिनिची के साथ पढ़ाई करने लगता है, बुक्स भी पढ़ता है और उसका लैपटॉप भी यूज करता है, क्योंकि उस रात जब मीगी ने शिनिची के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, शिनिची ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसीलिए अब वो सिर्फ उसके राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता है। शहर के दूसरी तरफ कई पैरासाइट्स खुलेआम घूम रहे होते हैं और इंसानों को मारकर उनका मांस खा रहे होते हैं। अगले दिन बस में सफर करते हुए मीगी को अचानक एक और पैरासाइट की मौजूदगी महसूस होती है। वो शिनिची को जबरदस्ती खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ एक पैरासाइट इंसान का मांस खा रहा होता है। वो शिनिची को देखता है और उसे लगता है कि वो भी पैरासाइट है। वो उसे भी इंसानों का मांस ऑफर करता है, मगर शिनिची इनकार कर देता है। उसे समझ आता है कि शिनिची को दिमाग अभी भी इंसानी है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने जबड़े खोल देता है। शिनिची डर जाता है, लेकिन मीगी आगे बढ़कर उस पैरासाइट को मार डालता है और शिनिची की जान बचाता है। शिनिची कहता है, तुमने अपने जैसे को ही मार दिया। मीगी जवाब देता है, अगर वो तुम्हें मार देता तो मैं भी मर जाता। मैंने अपने फायदे के लिए उसे मारा है। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में लगातार लोग मारे जा रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, क्योंकि पैरासाइट हर बार अपना रूप बदल लेते हैं। शिनिची ये सब देखकर परेशान हो जाता है और मीगी से पूछता है, तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं? मीगी बहुत सादा जवाब देता है, जिस तरह इंसान जानवरों को खाते हैं उसी तरह हम इंसानों को खाते हैं, इसमें क्या बुरा है। रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद
उसी जगह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी बेरहमी से कौन मार रहा है। अगले दिन स्कूल में मीगी अचानक कहता है, हमारे आसपास एक पैरासाइट मौजूद है। शिनिची घबरा जाता है और कुछ ही देर में पता चलता है कि वो पैरासाइट कोई और नहीं, उनकी नई टीचर है। टीचर जब शिनिची पर नजर डालती है तो उसी समय समझ जाती है कि शिनिची भी पैरासाइट टाइप कुछ है। क्लास खत्म होने के बाद वो शिनिची को रोकती है। शिनिची डर के मारे पीछे हटता है। वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शिनिची पूछता है, तुम स्कूल में किस इरादे से आई हो? वो बहुत ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं इंसानों की तरह जीना चाहती हूँ ताकि इंसानी क्वालिटीज हमेशा मुझ में बनी रहें। वो शिनिची को एक सुनसान जगह ले जाती है जहाँ वो उसे 2 और पैरासाइट से मिलवाती है। पहला एक स्टूडेंट होता है, दूसरा एक पुलिस ऑफिसर। टीचर बताती है, ये ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बच्चा होने वाला है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, इसीलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम सरेआम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन चुपचाप इंसानों का मांस खाएंगे। क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? मीगी तुरंत इनकार कर देता है। घर लौटते वक्त वही पुलिस ऑफिसर शिनिची के सामने आ जाता है। मीगी कहता है, ये हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। लड़ाई मैं कर लूंगा, लेकिन इसे खत्म तुम्हें करना होगा। लड़ाई शुरू होती है। शिनिची उससे बचना चाहता है, मगर आखिर में मजबूर होकर उसे मार देता है। ये देखकर शिनिची बुरी तरह कांप जाता है क्योंकि उसे लगता है उसने एक इंसान को मार दिया। मीगी शांत स्वर में समझाता है, तुमने इंसान नहीं, एक पैरासाइट मारा है जो हमें खत्म करने आया था। कहानी कट होती है उसी पुलिस ऑफिसर पर जो अभी भी मरने से पहले कुछ समय तक जिंदा होता है। उसे एहसास होता है कि वो इस बॉडी में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इसी बीच शिनिची की माँ उसी रास्ते से गुजर रही होती है जहां वो ऑफिसर पड़ा होता है। वो उसकी आवाज सुनती है और पास जाकर देखने की कोशिश करती है। तभी वो पैरासाइट उसके शरीर से बाहर निकलकर सीधे शिनिची की माँ में घुस जाता है। रात में शिनिची अपने कमरे में सो रहा होता है। मीगी को अचानक एक और पैरासाइट की मौजूदगी का एहसास होता है। वो शिनिची को उठाकर नीचे ले जाता है और नीचे वहां उसकी माँ खड़ी होती है, मगर उसकी आंखों में अब इंसानी नरमी नहीं, एक ठंडी बेरहमी होती है। वो धीरे धीरे शिनिची की तरफ बढ़ती है। मीगी कहता है, ये वही ऑफिसर है जिसने तुम्हारी माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। शिनिची टूटे हुए स्वर में बोलता है, ये सच नहीं हो सकता। मीगी कहता है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये तुम्हें मार देगा। शिनिची गुस्से में चिल्लाता है, अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी आंखों में दर्द होता है क्योंकि माँ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मगर उसी समय उसकी माँ का सिर एक पैरासाइट की तरह खुल जाता है और वो शिनिची पर अटैक करती है। उसका पंजा सीधे शिनिची के दिल में छेद कर देता है। शिनिची जमीन पर गिर पड़ता है, खून बहता रहता है। पैरासाइट घूरता हुआ कहता है, तुमने उसका साथ दिया, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा, और वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह शिनिची की सांस वापस चलने लगती है। वो मुश्किल से खड़ा होता है। मीगी समझाता है, तुम बहुत जख्मी थे, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल के घाव को अपने सेल्स से कवर किया और फिर वापस तुम्हारे हाथ में लौट आया। अब तुम पूरी तरह ठीक हो। मगर शिनिची की आंखों में आंसू भरे होते हैं क्योंकि अब उसकी असली माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसकी बॉडी पर एक दूसरे पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। अगले दिन शिनिची उस टीचर से मिलने जाता है। वो सीधे उस ऑफिसर पैरासाइट के बारे में पूछता है क्योंकि अब शिनिची अपनी माँ की मौत का बदला चाहता था। अगले दिन स्कूल में उसे वही नया स्टूडेंट मिल जाता है जिससे टीचर ने उसे मिलवाया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब हम दोस्त बन सकते हैं। मगर शिनिची को उसके लहजे से पता चल जाता है कि इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। घर लौटते वक्त मीगी उससे कहता है, जब तुम मरने वाले थे तब मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी सेल्स तुम्हारे शरीर में भेजी थी। अब तुम्हारे अंदर मेरी जैसी कुछ क्वालिटीज आ गई हैं और अब मुझे दिन में 4 घंटे सोना पड़ेगा। उस दौरान मैं तुम्हें बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊंगा। उस वक्त मेरी हालत मरे हुए इंसान जैसी होगी। इसलिए अब शिनिची को खुद भी सतर्क रहना था। अगले दिन शिनिची अपनी फ्रेंड सतोमी के साथ स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में एक मरा हुआ डॉग सड़क पर पड़ा होता है। सतोमी की आंखों में दर्द आ जाता है। वो कहती है, बेचारा। मगर शिनिची बिना किसी एहसास के उस डॉग को उठाकर सड़क से हटाता है और कचरे में फेंक देता है। अब उसके अंदर इंसानी भावनाएं खत्म हो रही थीं। वो धीरे धीरे जज्बात से खाली होता जा रहा था, जैसे वो भी पूरी तरह पैरासाइट बन रहा हो। ये देखकर सतोमी डर जाती है और वहां से चली जाती है। स्कूल में अचानक सबको पता चल जाता है कि वो नया स्टूडेंट असल में पैरासाइट है। वो गुस्से में सब पर हमला करने लगता है और क्लास के बच्चों को मारने लगता है। सतोमी किसी तरह हिम्मत करती है और उसकी तरफ एसिड फेंक देती है। उसका मुंह जल जाता है और वो दर्द में चीखते हुए और ज्यादा हिंसक हो जाता है। शिनिची को इस हमले की खबर मिलती है। वो दौड़ते हुए क्लास की तरफ बढ़ता है। बाहर बच्चे चीखते हुए स्कूल से भाग रहे होते हैं। जब शिनिची क्लास में पहुंचता है तो अंदर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। वो एक पल के लिए जम सा जाता है।
मीगी उसे शांत करता है। कंट्रोल, अब हम देर नहीं कर सकते। उधर वो पैरासाइट स्टूडेंट सतोमी को भी मारने वाला होता है। शिनिची समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उससे भिड़ जाता है। उसी वक्त टीचर वहां पहुंच जाती है। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया पैरासाइट्स के राज के बारे में जान जाए, इसलिए वो वहां अपना बनाया हुआ बम एक्टिव कर देती है। शिनिची सतोमी को पकड़कर खिड़की से नीचे कूद जाता है और अगले ही सेकंड एक भारी ब्लास्ट होता है। पुलिस और आर्मी स्कूल में घुसती है। शिनिची सतोमी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है। जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो पैरासाइट स्टूडेंट ब्लास्ट में भी नहीं मरा। वो फिर से उठकर पुलिस वालों को भी मार देता है। मीगी शिनिची से कहता है वो अभी भी जिंदा है। शिनिची को एक आइडिया आता है। वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाता है और एरो की मदद से उस पैरासाइट को शूट कर देता है। इस बार वो गिरकर हमेशा के लिए मर जाता है। कुछ देर बाद टीचर शिनिची के पास आती है। वो उसे संगीत एक एड्रेस देती है। यहीं पर वो ऑफिसर है जिसने तुम्हारी माँ के शरीर पर कब्जा किया था। शिनिची उस जगह पहुंचता है और वहाँ वही पैरासाइट ऑफिसर उसे दिखाई देता है। लेकिन उसी वक्त मीगी के सोने का वक्त हो जाता है। मीगी कहता है मैं अब सोऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ सोर्ड बन सकता हूँ। लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मिगी नींद की अवस्था में जाकर एक सोर्ड की शक्ल ले लेता है। शिनिची उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। ऑफिसर हैरान होकर कहता है अब ये इंसान नहीं पूरी तरह पैरासाइट बन चुका है, क्योंकि इंसान इतने फुर्तीले नहीं होते। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। आखिरकार शिनिची वॉर करके उसकी गर्दन अलग कर देता है और वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। शिनिची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वो उसकी हालत देखकर फैसला करता है अब मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को ढूंढकर खत्म करूंगा ताकि इंसानों को बचाया जा सके। इसी दौरान कहानी में एक नया किरदार आता है, एक जासूस जो छिपकर शिनिची और मेगी की तस्वीरें खींच रहा होता है। फिर कहानी सेकंड पार्ट में एंटर होती है। आर्मी को अब ये पता लग चुका होता है कि शहर में हर जगह पैरासाइट घूम रहे हैं और इंसानों को शिकार बना रहे हैं। इसलिए आर्मी का मकसद होता है सारे पैरासाइट्स को खत्म करना ताकि शहर को बचाया जा सके। इसके लिए वो जेल से एक खतरनाक सीरियल किलर उरागामी को बाहर लाते हैं, क्योंकि उरागामी के अंदर एक अजीब सी क्षमता होती है। वो इंसानों में से पैरासाइट को पहचान सकता था। ऑफिसर्स उसके सामने एक एक करके लोग लाते हैं। उरागामी हर बार सभी को नॉर्मल बताता है। जब शिनिची उसके सामने आता है तो वो कुछ देर उसे घूरता है। उसकी आंखों में शक भरता है, मगर आखिर में बोलता है ये भी नॉर्मल है। शिनिची घर वापस आता है। मिगी अचानक कहता है पास में एक पैरासाइट है। शिनिची बिना सोचे उस बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ एक पैरासाइट एक इंसान को खा रहा होता है। वो पैरासाइट शिनिची को देखकर हमला करता है, मगर अब शिनिची और मिगी दोनों मिलकर तेजी से उसे मार गिराते हैं। अब शिनिची को पैरासाइट्स को मारना आ चुका था। उसी समय उसे पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बाहर जाकर देखता है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। असल में वो जासूस वहीं छिपा होता है, वही जासूस जो पहले पार्ट में भी उनकी तस्वीरें ले रहा था। शिनिची और मिगी घर जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। तभी कहानी कट होती है शहर के मेयर पर। उसकी बिल्डिंग में कई पैरासाइट्स छिप कर रहते हैं, यानी ये वही शख्स था जो पैरासाइट्स को इंसानों की हत्या करवाता था। और हमें ये भी पता चलता है कि टीचर भी उसी के साथ काम करती है और अब उसका बच्चा भी जन्म ले चुका था जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। मेयर को पता चल जाता है कि शिनिची पैरासाइट्स को मार रहा है। वो भी उसे हटाना चाहता है, मगर टीचर उसे रोकती है। वो कहती है शिनिची और मिगी आपस में जुड़े हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान और पैरासाइट साथ रह भी सकते हैं या नहीं, और इसी वजह से उसी ने वो जासूस शिनिची के पीछे भेजा था ताकि उस पर नजर रखी जा सके। एक दिन जब शिनिची घर लौट रहा होता है तो उसे फिर महसूस होता है कि कोई पीछा कर रहा है। वो अचानक पलटकर उसे पकड़ लेता है। ये वही जासूस था। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूं। वो शिनिची को घर ले जाता है और अपनी सारी खींची हुई तस्वीरें दिखाता है। जासूस कहता है तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बताना चाहिए, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। शिनिची ठंडे स्वर में कहता है मैं पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ को एक पुलिस ऑफिसर ने ही मारा था। जासूस पूछता है तुम्हारे बारे में तुम्हें किसने बताया? शिनिची जवाब देता है तुम्हें उस टीचर ने भेजा था ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको। जासूस हैरान हो जाता है। शिनिची चाहता है टीचर भी एक पैरासाइट है। जासूस को यकीन नहीं होता। शिनिची टीचर के पास जाता है और पूछता है संगीत, तुम लोग इंसानों को क्यों मार रहे हो? ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? टीचर बिना भाव के कहती है तुम भी तो हमारे साथियों को मार रहे हो। वो अभी सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं, कुछ देर बाद वो उन्हें मारना भी बंद कर देंगे। शिनिची कुछ नहीं कहता, क्योंकि असल में उसका प्लान कुछ और होता है। वो अपने पास रखे रिकॉर्डर को ऑन कर चुका था। अब जासूस को भी ये सुनकर यकीन हो जाता है कि टीचर सच में पैरासाइट है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो टीचर को पसंद करने लगा था। शिनिची कहता है वो बहुत खतरनाक है, अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मार देगी। शिनिची वहां से चला जाता है। अगले दिन जासूस मेयर से मिलता है, क्योंकि वो शिनिची की बात को जांचना चाहता था। वो मेयर के कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन मेयर को इस बात का पता चल जाता है। वो अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है उसे खत्म कर दो, वो अब खतरा है। उधर शिनिची घर जा रहा होता है। तभी उसकी दोस्त सतोमी उससे मिलने आती है, क्योंकि शिनिची माँ की मौत के बाद वो टूट चुका था।
सतोमी उससे बात कर रही होती है, तभी मिगी उसे चेतावनी देता है, हमारी तरफ एक पैरासाइट बढ़ रहा है। ये सुनते ही शिनिची सतोमी से दूर हो जाता है। जासूस अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपनी बेटी के साथ रहता था। एक शाम वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता है। उधर दूसरी तरफ शिनिची मिगी से पूछ रहा होता है, ये पैरासाइट हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिगी कहता है, ये हमें मारने आ रहा है, और वो अकेला नहीं, 5 है। शिनिची का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, मिगी उसे रोकता है। पैरासाइट एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, अगर तुम भागोगे तो वो दूरी नाप लेगा। शिनिची घबराकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसी वक्त मेयर का भेजा हुआ वो खतरनाक पैरासाइट वहां आता है, जिसका नाम था गोटू। मिगी धीमे स्वर में बताता है, इसके दोनों हाथ, दोनों पैरों और गर्दन में 5 पैरासाइट्स हैं। इसे मारना लगभग नामुमकिन है। शिनिची ये सुनते ही वहां से दौड़ पड़ता है। कहानी कट होती है जासूस के अपार्टमेंट पर। मेयर ने 2 पैरासाइट्स को भेजा था ताकि जासूस को खत्म किया जा सके। जासूस जब सामान लेकर घर लौटता है तो उसके पांव ठिठक जाते हैं। अपार्टमेंट संगीत खामोश है। सामने फर्श पर उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है। जासूस टूट जाता है। उसकी आंखें खून से भर जाती हैं। उधर शिंची दौड़ते हुए गोटू से बच रहा होता है, मगर मिगी के कहने पर वो पलटकर हमला करता है। वो एक तेज वार में गोटू का सिल उड़ा देता है। मिगी कहता है, अभी भी 4 बाकी हैं। शिंची जवाब देता है, हमें इसका दिल खत्म करना होगा। इतने में नजदीक लोगों की आवाजें आती हैं। शिंची पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाता है। इसके कुछ सेकंड बाद गोटू का कटा हुआ सिर फिर से जुड़ जाता है। वो अब और भी खतरनाक हो चुका था। सीन मेयर की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। टीचर गुस्से में उसके ऑफिस में पहुंचती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें मेयर बनने में मदद की थी, फिर भी तुमने मेरे मना करने के बावजूद जासूस और शिंची पर पैरासाइट भेजे। मेयर जवाब देता है, वो हमारे लिए खतरा बन गए थे। टीचर पूछती है, फिर उस छोटी लड़की को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेयर समझ जाता है, मां बनने के बाद टीचर में इंसानी भावनाएं लौट आई थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ऑर्डर देता है, उसे खत्म कर दो। 3 पैरासाइट्स टीचर को मारने निकलते हैं, मगर टीचर भी पैरासाइट थी। वो महसूस कर लेती है। वो उन्हें पार्किंग में बुलाती है और अकेले ही तीनों को मार गिराती है। थकी हुई वो घर लौटती है, मगर वहां उसका बच्चा नहीं होता। टेबल पर एक नोट रखा होता है, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, ब्रिज पर मिलो। टीचर समझ जाती है ये जासूस ने किया है। वो अपनी बेटी का बदला लेने आया था। उधर आर्मी भी अपनी तैयारी में जुट चुकी होती है। उन्हें यह सब समझ आ गया था कि मेयर ही इस सब के पीछे है और उसने अपनी बिल्डिंग को पैरासाइट से भर रखा है। आर्मी एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू करती है। वो एक नया डिवाइस लेकर आती है जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि कौन इंसान है और कौन पैरासाइट। आर्मी बिल्डिंग में घुसकर सबको स्कैन करती है और जो भी पैरासाइट निकलता है उसे वहीं साइट में मार देती है। उनके साथ वो सीरियल किलर उरागामी भी होता है, जो आंखों से ही पहचान लेता था कि सामने वाला पैरासाइट है या नहीं। दूसरी तरफ जासूस बच्चे को लेकर ब्रिज पर पहुंचता है। वहीं थोड़ी देर बाद टीचर और शिंची भी पहुंच जाते हैं। शिंची कहता है, इस मासूम बच्चे को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बच्चा नॉर्मल इंसान है। उधर आर्मी मेयर की बिल्डिंग में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही होती है। उरागामी एक एक करके बताता जाता है कौन पैरासाइट है और कौन नहीं। आर्मी पैरासाइट्स को वहीं गोली मारकर गिरा देती है। पूरा शहर अब खून से भर चुका था। ब्रिज पर टीचर जासूस को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जासूस बच्ची को पुल से फेंकने वाला होता है। टीचर के अंदर माँ की ममता जाग जाती है। उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। उसका आधा सिर मॉन्स्टर बनकर जासूस की छाती पर वार करता है। पुल पर खड़े सारे लोग डर के मारे जम जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो टीचर पैरासाइट है। टीचर अपने बच्चे को पकड़ लेती है और सीने से लगा लेती है। उधर आर्मी मेयर के कमरे तक पहुंच चुकी होती है। मेयर बड़ी शांति से मुस्कुराता है और पैरासाइट्स के फेवर में बोलता है, असल मॉन्स्टर्स तो इंसान हैं जो हमें बिना वजह मार रहे हैं। ये सुनते ही आर्मी झुंझला जाती है और मेयर पर ताबड़तोड़ फायर खोल देती है। मेयर वहीं ढेर हो जाता है। उसी समय पीछे से उरागामी, वो सीरियल किलर, हंसकर कहता है वो इंसान था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्रिज से गोटू अंदर घुसता है। उरागामी की आंखों में डर उभर आता है। वो चिल्लाता है, ये इंसान नहीं है। आर्मी तुरंत फायर करती है, मगर गोटू पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो एक झटके में पूरी आर्मी को काटकर मार देता है। सारा हॉल खून में बदल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस टीचर पर फायर कर रही होती है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वो पैरासाइट है। टीचर समझ जाती है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। वो अपने बच्चे को शिंची की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही वो बच्चा उसकी बाहों से निकलता है, उसी पल गोलियों की बौछार उसके शरीर को छलनी कर देती है। टीचर फौरन गिर जाती है। शिंची की आंखों में उसकी माँ की आवाज गूंजने लगती है। उसके अंदर इंसानी भावनाएं वापस लौट आती हैं। वो वहीं टूट कर रोने लगता है। उसी समय उसकी दोस्त सतोमी भागती हुई आती है और उसे कसकर गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद पुलिस शिंची को इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ ले जाती है। तभी एक और खबर आती है, गोटू पूरी आर्मी को मार चुका है। ये सुनते ही पुलिस और स्पेशल टीम मौके पर पहुंचती है और शिंची को भी साथ ले जाती है। गोटू अचानक उन पर हमला कर देता है। एक ऑफिसर शिंची को धक्का देकर बचा लेता है। मीगी कार की ड्राइविंग सीट पकड़ता है और शिंची को लेकर कार भगाता है। मीगी कभी इंसान की तरह जिया नहीं, मगर उसने बुक से ड्राइविंग सीख ली थी। गोटू बाइक से उनके पीछे पड़ जाता है
और कार को टक्कर मारकर पलटा देता है। शिंची किसी तरह उठता है और जंगल की तरफ भागता है। मीगी कहता है, भागने से कुछ नहीं होगा, वो हमें ढूंढ लेगा, हमें अलग होकर उस पर वार करना होगा। मीगी गोटू पर टूट पड़ता है और शिंची भी मौका देखकर वार करता है, लेकिन गोटू दोनों को चकमा देकर शिंची को पकड़कर दूर फेंक देता है। प्लान फेल हो चुका था। मीगी कहता है, तुम यहाँ से भागो, हम में से किसी एक का जिंदा रहना जरूरी है। मीगी ने पहली बार शिंची के लिए कुर्बानी चुनी। वो गोटू के सामने खड़ा रहता है और गोटू उसे चीरकर मार देता है। शिंची अकेला बच जाता है और मीगी की मौत उसे अंदर से तोड़ देती है। शिंची अपनी दोस्त के घर पहुंचता है, जहां वो उसकी देखभाल करती है। एक रात सोते हुए उसकी बाजू में अजीब हरकत होती है। वो देखता है कि उसका मांस हिल रहा है। मीगी का छोटा हिस्सा धीरे धीरे वापस ग्रो हो रहा होता है। असल में जब मीगी ने उसकी जान बचाई थी तो उसने अपने बहुत से सेल्स शिंची के शरीर में छोड़ दिए थे, इसलिए अब वो फिर से उग सकता था। मगर जैसे ही वो उगते हुए आकार लेता है, शिंची समझ जाता है, अगर मीगी जागा तो गोटू हमें महसूस कर लेगा। वो अपनी दोस्त की तरफ देखता है, उसे हल्की मुस्कान देता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है ताकि उसकी जिंदगी बच सके। शिंची बाहर आता है और जैसे उम्मीद थी, गोटू फिर उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां कचरा जलाया जाता है। हर तरफ धुआं और केमिकल की गंध थी। गोटू उसे मारने की कोशिश करता है, मगर शिंची हर बार बच जाता है। वो एक केमिकल रॉड गोटू के शरीर में घोंप देता है, मगर उसका कोई असर नहीं होता। गोटू हंसता है, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें भी मारूंगा और बाकी इंसानों को भी खत्म करूंगा। हम पैरासाइट इस दुनिया पर राज करेंगे। वो शिंची को मारने ही वाला होता है कि अचानक मीगी पूरी तरह वापस ग्रो हो जाता है और गोटू पर हमला कर देता है। गोटू की बॉडी में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। वो तड़पने लगता है। मीगी कहता है, जिस रॉड से तुमने इसे मारा था उस पर बहुत सारे केमिकल लगे हुए थे। अब पैरासाइट इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकते। एक एक करके सब इसे छोड़ रहे हैं। वाकई गोटू की बॉडी से सारे पैरासाइट बाहर निकलकर गिरने लगते हैं। अंत में सिर्फ उसका सूखा हुआ ढांचा बच जाता है। शिंची उसे उठाता है और नीचे जलती हुई आग में फेंक देता है। गोटू वहीं खत्म हो जाता है। वो सीरियल किलर पूरागामी वो एक सड़क के मोड़ पर सतोमी को अगवा कर लेता है। वो उसके कान में फुसफुसाता है, असल मॉन्स्टर तो इंसान है। सतोमी कांपते हुए उससे कहती है, असल मॉन्स्टर वो नहीं, असल मॉन्स्टर तुम हो जो लोगों को मारते हो। ये सुनकर उरागामी गुस्से में पागल हो जाता है। वो सतोमी को बिल्डिंग की रेलिंग से धक्का दे देता है। शिंची दूर से ये देखकर टूट जाता है। वो दौड़ता हुआ आता है। वो अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे झांकता है, सतोमी उसके हाथ से लटकी हुई होती है। ये मीगी था जो आखिरी पल पर वापस आ गया था। उसने अपने सेल से शिंची का हाथ बढ़ाकर सतोमी को पकड़ लिया था। शिंची उसे ऊपर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में डर, राहत और मोहब्बत सब एक साथ उतर आता है। सतोमी मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू मिगी। और पहली बार शिंची भी मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है मिगी कभी गया ही नहीं। वो हमेशा वहीं था, उसके दिल के अंदर और उसके हाथ में। सबसे बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर छुपा डर होता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी फील हुई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मूवीज नहीं, उनका सच बताया जाता है।